नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के हम जैसे कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न सभी एग्जाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 8वां। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 7वां, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। ये जो प्रश्न है वो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था? प्रश्न मैंने पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, सत्येंद्र नाथ बोस या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन भी दिए थे मैंने और आपको बताना था इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? तो आपका पहला ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है वो 4 अक्टूबर 1977 में 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें अपना भाषण हिंदी में जो है वो देकर भारत को कह सकते हैं गौरवान्वित किया था। और हिंदी में भाषण देने वाले ये पहले जो है वो व्यक्ति थे। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसने इसने पहला ऑप्शन दिया था उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं आप अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पर्या प्लस वर्ण होगा, परिधि प्लस आवरण होगा, परिध प्लस आवरण होगा या परि प्लस आवरण होगा। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए थे, बताना था आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, परि प्लस आवरण, ये जो है आपका पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, केवल नाक से होता है या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अनुनासिक जो है उसका संबंध किससे होता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं अनुनासिक होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं जो है आपका चंद्र बिंदु जो है वो होता है। अब चंद्र बिंदु और दूसरा आपका अनुनासिक के अलावा क्या होता है? तो अनुस्वार होता है। तो अनुस्वार आपका क्या होता है? वो केवल बिंदु होता है। देखिए चंद्र बिंदु आप इस प्रकार से लगाते हैं और बिंदु केवल इस प्रकार से लगाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग करने से कोई अर्थ नहीं आता बदलता है। दोनों का प्रयोग करने से पूरा पूरा अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, आप हंस लिखिए और हंस के ऊपर क्या लगाइए? बिंदी लगाइए केवल। तो इसका मतलब क्या होगा? आप इसे क्या पढ़ेंगे? तो इसे हंस पढ़ेंगे। और हंस क्या होता है? एक जल पक्षी होता है। अब यहीं पर हंस लिखिए फिर से और यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाइए। अब इसे आप क्या पढ़ेंगे? इसे आप हंस पढ़ेंगे। हंसना का जो क्रिया होती है, हंसने की क्रिया, वो आप पढ़ेंगे। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि चंद्र बिंदु और उसके साथ साथ केवल बिंदु यानी कि अनुनासिक और अनुस्वार के प्रयोग करने से जो शब्दों के अर्थ है उनमें भी अंतर आ जाता है। अब प्रश्न आपका पूछ रहा है इनका संबंध होता है। तो एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका बी यहाँ पर सही होगा। नाक और मुंह दोनों से संबंध होता है, यानी कि मेन आप ये कह सकते हैं इनका उच्चारण होता है वो किसके माध्यम से होता है उसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं। वर्ग के तृतीयाक्षर होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर होते हैं, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। अब जैसे कि आपका वर्ग होता है का वर्ग, चा वर्ग, तो जो वर्ग में आप अक्षर लिखते हैं, जैसे कि का की बात करें तो का खा गा गा अंगा, चा वर्ग की चा छा जा जा इया, तो इस प्रकार से उसमें बताना है आपको वर्ग का कौन सा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में आपका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि वर्ग के पंचमाक्षर जो है वो आपके अनुनासिक व्यंजन जो है वो होते हैं। जैसे कि आप कंठ से उच्चारण में कह सकते हैं काका गागा अंगा, तो लास्ट में जो आ रहा है अंगा वो आपका क्या है? वो आपका अनुनासिक व्यंजन है। इसी प्रकार आपके चा वर्ग में हो जाता है, टा वर्ग में हो जाता है, ता वर्ग में, पा वर्ग में, इस प्रकार से अलग अलग जो है आपका होता है। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी होती है? 8 होती है, 9 होती है, 11 होती है या इनमें से कोई नहीं। हिंदी वर्णमाला में यहाँ पर पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल होती है 11, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा। स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? आप कहेंगे 11। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे कुल 41। टोटल मिलाएंगे तो आपका कितना होगा? 52। तो आपसे कुल भी संख्या पूछी जाती है तो 52 हो जाएगी।
अब यहाँ पर जो स्वर 11 हैं इनकी यदि बात करें थोड़ा सा, तो इनमें कौन कौन से डिवीजन है, तो आपका ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर स्वरों के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ह्रस्व स्वर में बात करें तो आपके 4 वर्ण आते हैं, और यदि बात करें आपका दीर्घ में तो उसमें आपके 7 वर्ण आते हैं, और 4 और 7 को आप जोड़ेंगे तो आपका 11 वर्ण जो है वो आ जाएगा। अब इन 4 वर्ण में कौन कौन से आते हैं वो मैं बता दूंगा, बाकी जो बचे होंगे वो 7 वर्ण में आ जाएंगे। तो छोटा आ आता है इसमें, छोटी ई आता है इसमें, छोटा ऊ आता है इसमें, और री से ऋषि वाला ये जो है आता है इसमें। तो ये आपके जो है वो किस में आते हैं, ह्रस्व स्वर में जो है वो आते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 5वां। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अद्भुत कहते हैं, अनुपम कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, या अभूतपूर्व कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से छांटना है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो डी आपका ऑप्शन अभूतपूर्व जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा। जो कहा ना जा सके उसे जो है वो क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं, अगम्य कहते हैं, अजर कहते हैं, या अक्षम्य कहते हैं। बताना है आपको, जो कहा ना जा सके उसे जो है वो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो पहला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि अकथनीय जो है उसे कहते हैं। आ मतलब कहा ना जा सके, और कथनीय मतलब तो कथन होता ही है, तो उसके आधार पर भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहते हैं, अनुकूल कहते हैं, समयानुकूल कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं, या समानुकूल कहते हैं। प्रतिकूल तो आपका बिल्कुल अपोजिट होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इन तीनों में से आपको चाटना है कौन सा सही होगा, अनुकूल, समयानुकूल या समानुकूल। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न में आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि समयानुकूल जो है इसे कहते हैं, समय की दृष्टि से अनुकूल को। अगला प्रश्न 8 कह रहा है, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, या सर्वज्ञ कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, ऑप्शन काटना सीखिए। तो ऑप्शन यदि आप काटेंगे तो कृतज्ञ तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपका कृतज्ञ, क्योंकि कृतज्ञ होता क्या है, किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानना, उसके प्रति उदारता रखना आपका कृतज्ञ जो है वो कहलाता है। और कृतज्ञ क्या होता है, इसी के जस्ट मिलता जुलता आपका एक और शब्द होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर क्या होता है, कृतज्ञ होता है कि किसी के प्रति जो किए गए उपकार हैं या किसी के लिए जो उपकार है उनको ना मानना, अर्थात उसके प्रति अनुदार होना, वो आपका कृतज्ञ जो है वो कहलाता है। यानी कि एक उपकार मानने वाला, एक उपकार ना मानने वाला। प्रश्न में क्या पूछा है, जो सब कुछ जानता हो। तो 3 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताना है आपको। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी सर्वज्ञ जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो सब कुछ जानता हो। अगला प्रश्न 9 देखते हैं कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं, सुदर्शन कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, सुगर्दन कहते हैं, या सुगत कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आसान प्रश्न है, पर ऑप्शन ऐसे आपको दिए जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी यदि करेंगे तो गलत कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, वो प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कहाँ यूज हुए हैं शब्द, और किस अर्थों में यूज हुए हैं, तो आपका गलत नहीं होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सुग्रीव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है रामायण में भी सुग्रीव थे, तो उससे भी जोड़कर आप इसे समझ सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा है उसे क्या कहते हैं, पति पत्नी कहते हैं, दंपति कहते हैं, युगल कहते हैं, या युग्म कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा है उसे इनमें से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो दंपति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूज़पेपर में भी काफी बार न्यूज़ प्रकाशित होती है तो दंपति वर्ड यूज किया जाता है, वहां पर आपने पढ़ा भी होगा। 11 प्रश्न कह रहा है कि कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है उसे क्या कहते हैं, पारस्परिक कहते हैं,
नवागत रूप कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं या नवीनीकरण कहते हैं? देखिए पारस्परिक तो आसपास के संबंध में होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका नहीं होगा। नवागत रूप आपका हो सकता है, आधुनिकीकरण भी हो सकता है, नवीनीकरण भी हो सकता है। तो इन्हीं तीनों ऑप्शन में आपको छांटना है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। ऑप्शन बी सी डी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि नवीनीकरण जो है उसे कहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां, जंगल में लगने वाली आग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है प्रश्न और बहुत बार लोग इसे गलत करते हैं। बताना है आपको, दावा नल कहते हैं, कामा नल कहते हैं, बड़वा नल कहते हैं, जठरा नल कहते हैं, क्या कहते हैं? बताना है आपको। जंगल में लगने वाली आग, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, दावा नल जो है इसे कहते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 की प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसको क्या कहते हैं? उत्तरायणी कहते हैं, उत्तरापेक्षी कहते हैं, उत्तरीय कहते हैं या उत्तराधिकारी कहते हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे जो है वो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्तरापेक्षी जो है इसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न कह रहा है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है? पूर्व होता है, अगज होता है, कनिष्ठ होता है या भूत होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। ज्येष्ठ का विलोम जो है वो क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है। तो ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? उम्र में बड़ा। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे एल्डेस्ट कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपका इसका विलोम जो है पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर कनिष्ठ बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्येष्ठ का विलोम। तो ज्येष्ठ का मैंने आपको अर्थ बताया था, उम्र में बड़ा। कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? इसका होता है उम्र में छोटा, या कह सकते हैं पद में छोटा। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जूनियर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। प्रश्न कह रहा है कि गमन का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? चढ़ना, जाना, उतरना या आगमन? और ऑप्शन है, बताना है आपको। गमन का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो गमन का विलोम आगमन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। गमन का अर्थ क्या होता है? जाना, और आगमन का मतलब होता है आना, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? आसमान, गमन, अंबर या आकाश? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। अवनी का विलोम शब्द इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी अंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो अवनी लिखा है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है धरती, या कह सकते हैं पृथ्वी। ये जो है इसका अर्थ जो है वो होता है। और विलोम इसका क्या हो जाएगा? अवनी का अंबर जो है विलोम होता है। अगला प्रश्न 17 देखते हैं कि हे का विलोम शब्द क्या है? हार है, हास्य है, ग्राह्य है या ग्राम्य है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि हे का विलोम शब्द इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ग्राह्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर हे जो है इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है घृणित, या हम इसको और क्या कह सकते हैं? तुच्छ। ये जो है इसका अर्थ होता है। और जो इसका विलोम है ग्राह्य, इसका क्या अर्थ हो जाता है? तो इसका अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। जैसे कोई घृणित है, तुच्छ है, तो उसका जस्ट अपोज क्या होगा?
ग्रहण करने योग्य या उसको स्वीकार किया जाए, उसको एक्सेप्टेबल कह सकते हैं आप, तो ये उसका जो है वो अपोजिट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? विनाश है, इतिश्री है, श्री राधा है या इनमें से कोई नहीं। तो विलोम आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला इतिश्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न 19 क्या है? अथ का विलोम शब्द आपको बताना है। अंत होगा, अध होगा, अर्थ होगा या इति होगा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। अथ का विलोम यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर अर्थ भी आपको बता देता हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो। अर्थ का क्या अर्थ होता है? आरंभ करना, किसी चीज को स्टार्ट करने के सेंस में आप कह सकते हैं, या मंगल सूचक आप कह सकते हैं शब्द जो है वो होता है। और भी अन्य होते हैं, जैसे कि अथक प्रयास आप एक वर्ड बोलते हैं, तो अथक क्या होता है? बिना थके कोई आप कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, उसके सेंस में भी यूज होता है। परंतु केवल अर्थ के अर्थ की बात करें तो आपका क्या होता है? आरंभ करना। अब अंत करना, समाप्ति करना, वो किसका अंत होता है वो आपको छांटना है। तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका एकदम जो सही वर्ड होगा वो होता है इति। इति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी चीज का अंत करना या समाप्ति करना। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर अंत भी दे रखा है ताकि आप कंफ्यूज हो, परंतु ये नहीं होता है। जो विलोम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? इस प्रकार के होते हैं, यानी कि इति आपका सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर इसके अर्थ का पूछा गया होता तब आप अंत के बारे में सोच सकते थे, यहाँ पर अर्थ के बारे में पूछा गया इसलिए इति होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि मृगनयनी में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए अव्यय भाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इसी प्रकार 20-20 प्रश्न करके आप इससे पहले के सभी पार्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।